हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो कल हमने टॉपिक किया था ऑक्टेट कंप्लीट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज का टॉपिक जो है वो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर यानी कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एटम का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये उसके बारे में हमें बताएगा। ये जो है हम 5 स्टेप्स में सीखेंगे कैसे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे CO2 का। CO2 का कार्बन, इसमें जो है पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप हमें फाइंड आउट करना है काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट स्टेप होगा काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 + 12 14। इसमें दूसरा स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होती है? जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इफ वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इंक्रीज। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हुई? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हुई? O2 की। हम क्या है, सेंट्रल एटम उसको लेते हैं जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही हम सेंट्रल एटम काउंट करते हैं। सेंट्रल एटम काउंट करते हैं। तो सेंट्रल एटम क्या हुआ? कार्बन। इसके बाद देखो जो थर्ड स्टेप है वो क्या कहता है? ड्रॉ द स्केलेटन। अब हम स्केलेटन कैसे ड्रॉ करेंगे? हमें पता चल गया हमारा सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन। थर्ड जो स्टेप है, ड्रॉ द स्केलेटन, मतलब joining them in a single bond, in a single bond। तो हमारा सेंट्रल एटम जो है वो क्या है? कार्बन। इसको हम जोड़ेंगे दो दो ऑक्सीजन से। फिर फोर्थ जो हमारा स्टेप है वो क्या कहता है कि असाइन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर। असाइन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे 16, जिसमें से 4 हमने माइनस कर दिए और रहता है हमारे 12। तो जो 12 वो रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उनको हम एज ए लोन पेयर इसमें क्या कर देंगे? असाइन कर देंगे।
कॉर्नर में सबसे पहले हम कॉर्नर से ही इलेक्ट्रॉन असाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो 6 एटम इसमें आ गए, क्या कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब ये तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है ऑक्सीजन की, और ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, लेकिन जो कार्बन है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉन की। तो इसलिए जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो क्या कहता है? फिफ्थ स्टेप हमारा क्या कहता है कि कन्वर्ट द लोन पेयर इनटू डबल और सिंगल बॉन्ड। कन्वर्ट द लोन पेयर इनटू डबल और सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये एग्जांपल क्या कहता है? जैसे अगर हम ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये किसी के साथ शेयरिंग नहीं करता, अगर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसको हम बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और खुद के भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे। तो इससे क्या है, कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा और जो ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा। तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या बना? लेविस डॉट स्ट्रक्चर इस प्रकार से इसका ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो हम 5 स्टेप्स में कवर करते हैं। पहला स्टेप वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना, दूसरा स्टेप जो है सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना, तीसरा स्टेप जो है हम स्केलेटन ड्रॉ करेंगे उसको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करके, फिर उसके बाद जो भी रिमेनिंग लोन पेयर सॉरी जो भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उनको लोन पेयर के तौर पे हम असाइन कर देंगे। उसके बाद अगर कोई ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो उसको हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या है जोड़ देंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल, H2O का। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। जो एग्जांपल है हमारा वो है H2O। सबसे पहले उसी 5 स्टेप प्रोसेस से हम चलेंगे। 5 स्टेप प्रोसेस से हम चलेंगे। पहला प्रोसेस हमें क्या कहता है कि फाइंड आउट द काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 है तो 2 से, और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो टोटल कितने हो गए? 2 + 6 8। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8। इसके बाद क्या देखेंगे हम? आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। वैसे तो हम सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन और हीलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, इसको हम सेंट्रल एटम में काउंट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम क्या होगा? ऑक्सीजन। देन थर्ड स्टेप जो है ड्रॉ द स्केलेटन, स्केलेटन join them in a single bond। तो हम उसको सिंगल बॉन्ड में जो है जोड़ेंगे। तो सेंट्रल एटम क्या हो गया हमारा? ऑक्सीजन। इसको हम दोनों तरफ से हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बनाएंगे। देन फोर्थ स्टेप जो है हमारा वो क्या है? assign the remaining electron as a lone pair, as a lone pair। एक्सेप्शनल है कि हाइड्रोजन जो है,
हाइड्रोजन जो है वो ऑक्टेट नहीं बनाता, वो हमेशा अपना डुप्लेट बनाता है। क्या बनाता है? डुप्लेट। यानी कि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट है, दो इलेक्ट्रॉन है, और वो दो इलेक्ट्रॉन में ही कुछ है। तो चार जो है हमारे एटम ये इसमें आ चुके। उसके बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 8 माइनस 4, 4। अब जो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होंगे उनको हम हाइड्रोजन पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर चुका है। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को हम जो है साइन करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या है, ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है, इसमें हाइड्रोजन भी खुश है क्योंकि वो अपना डुप्लेट बना रहा है, और ये हाइड्रोजन भी खुश है क्योंकि अभी अपना जो है डुप्लेट बना पा रहा है। इसके बाद एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, लेविस डोट स्ट्रक्चर का। वन मोर एग्जांपल वो लेंगे हम C2H2। एग्जांपल C2H2। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या कहता है, स्टेप वाइज हम चलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कहते हैं, काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। 2 है तो मल्टीप्लाई विद 2, प्लस हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 मल्टीप्लाई 2। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए में? 10। देन सेकंड स्टेप क्या कहता है हमारा, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। अब पिछले एग्जांपल में हमने क्या बताया था कि सेंट्रल एटम जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम को हम कभी नहीं लेते, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है, और हाइड्रोजन जो है वो हमेशा अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, वो ऑक्टेट नहीं बनाता। तो सेंट्रल एटम क्या हो गया? कार्बन। देन थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है, थर्ड स्टेप हमारा क्या कहेगा, ड्रॉ ए स्केलेटन। ड्रॉ द स्केलेटन, यानी कि उनको सिंगल पॉइंट से जो है ज्वाइन कर देंगे हम। किससे ज्वाइन कर देंगे? सिंगल बॉन्ड पे। डन। इसको हम सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइन करने के बाद हम देखते हैं रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 1 2 3। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो हमने ऑलरेडी असाइन कर दिए हैं, और बाकी कितने बचे? 10 माइनस 6, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इनको हमें लोन पेयर के तौर पे हमें इनको असाइन करना है। असाइन दैम एज ए लोन पेयर, असाइन दैम इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर। लोन पेयर पे हमें इनको असाइन करना है, तो हाइड्रोजन तो अपना डुप्लेट बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जो 4 है उसको हम एक यहाँ पे कर देंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं। लेकिन फिफ्थ स्टेप जो है वो हमारा क्या कहता है कि हम इसको सिंगल सॉरी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी जोड़ सकते हैं। डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी जोड़ सकते हैं। अगर हम इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड को जो है असाइन करते हैं, तो हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा, जो फाइनल लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें क्या है, ये कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर पा रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है, और ये कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट
कर पा रहा है। एच जो है वो अपना डुप्लेट बनाता है। एच क्या बनाता है? डुप्लेट बनाता है। एक एग्जांपल इसका और एक और लेंगे ताकि जो है ये आपका लेव स्टोन स्ट्रक्चर में आपका कोई डाउट ना रहे और आप कोई भी जो डॉट स्ट्रक्चर है आसानी से बना सकेंगे। वन मोर एग्जांपल लेते हैं हम। कौन सा लेंगे? एक अलग तरीके का एग्जांपल लेते हैं। CO3 2 नेगेटिव। अब 2 नेगेटिव से जो है वो काफी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, बट 2 नेगेटिव और इसका लैब स्टोर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 2 नेगेटिव का मतलब है 2 इस पे इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड है, बस इसका सिर्फ यही मतलब, इसका कोई और मतलब नहीं है। बाकी हमारा सारा प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू स्टेप वाइज। अब हम देखते हैं सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 मल्टीप्लाई कितना है? 1 प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 3 और 2 हमारे एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 2 हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन और तो इसमें हम कर देंगे प्लस 2, तो कितना बनाएंगे? 4 प्लस 18 प्लस 2 24। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 24। इसके बाद सेकंड क्या है? सेंट्रल एटम फाइंड आउट, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। इसमें सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम इसमें है कार्बन। देन थर्ड स्टेप क्या करता है हमारा? जो थर्ड स्टेप है वो क्या कहेगा? ड्रॉ ए स्केलेटन एंड join them as a single bone। तो कोई भी स्केलेटन हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए स्केलेटन और उनको ज्वाइन कर देंगे सिंगल बॉन्ड पे, इसमें सिंगल बॉन्ड पे। तो ये क्या रहेगा? स्केलेटन लेंगे, कार्बन को हम बीच में लेंगे, देन इसमें हम 3 ऑक्सीजन लगा देंगे। देन फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप क्या क्या कहेगा कि फाइंड आउट द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सबसे पहले। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड मतलब दो दो तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। देन 6 माइनस 6 तो 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमेनिंग है। 18 इलेक्ट्रॉन क्या है? रिमेनिंग है। अब 18 इलेक्ट्रॉन को जो है हम उनको असाइन करेंगे एज ए लोन पेयर। असाइन एज ए लोन पेयर। अगर हम इनको लोन पेयर के तौर पे असाइन करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक पे आएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन हर एक ऑक्सीजन पे आएंगे। देन इसके बाद का क्या प्रोसेस है? इसके बाद क्या कहते हैं? फिफ्थ प्रोसेस जो है इसमें क्या है? ऑक्सीजन भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है, ये ऑक्सीजन भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है, ये ऑक्सीजन भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है, लेकिन जो है कार्बन अपने ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा? जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? जब वो किसी ऑक्सीजन के साथ जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऑक्सीजन उसके साथ इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा या फिर उसके साथ अपना बॉन्ड बनाएगा। या तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर स्टेप क्या कहेगा? उसको डबल बॉन्ड से ज्वाइन कर दो, डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दो। अगर हम डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करते हैं तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इस पे आ जाएंगे 4 और इन दोनों पे 6। इससे क्या है? कार्बन भी इसके साथ अपना
ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा। इससे कार्बन भी खुश है और ऑक्सीजन भी जो है हमारा खुश हो जाएगा। तो आई होप तुम ये आपको जो है लेविस स्ट्रक्चर कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें तो हम कुछ नहीं करते हैं, जस्ट हमारे सिर्फ 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप से हम कोई भी लेविस स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से बना सकते हैं। और वो 5 स्टेप हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं। 5 स्टेप पहले, सबसे पहले हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसके बाद हम सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करेंगे। सेंट्रल एटम हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? अगर लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज होगी, और अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा डिक्रीज होगी। देन थर्ड स्टेप हमारा क्या कहते हैं? ड्रॉ स्केलेटन। स्केलेटन कैसे ड्रॉ करेंगे? हम इसको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप है कि रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने पड़ेंगे। देन नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के बाद जो नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको हम कैसे जो है लोन पेयर पे एक एक कैसे जो है साइन करेंगे एज ए लोन पेयर। इसके बाद अगर वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, हर एक एटम अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है, देन हमारा स्केलेटन जो मतलब सॉरी लेविस स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन अगर वो अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, जैसे इस केस में था कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो हम उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएंगे। और शेयर कैसे होगा? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ। आई होप तो आपको ये अब समझ में क्लियर आ चुका होगा। हमने इसके 5-6 एग्जाम्पल जो है वो कर लिए लेविस स्ट्रक्चर। इसके बाद उसके बाद बच्चों हम आते हैं फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो फ्री स्टेट में एटम होते हैं माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम इजी वे में कैसे कर सकते हैं? फॉर्मल चार्ज हम इजी वे में कैसे निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम, कोई भी हम कार्बन ले लेंगे, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। जो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही होगा हमारा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम। और 2 है लेविस स्ट्रक्चर में हम किसको, लेविस स्ट्रक्चर में है जो है हम कार्बन को जोड़ते हैं O2 से। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया है ये। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन असाइन हुए हैं? कितने इलेक्ट्रॉन इसमें है? 4। तो फॉर्मल चार्ज कैसे हम निकालेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन टू एटम इन लेविस स्ट्रक्चर। तो क्या है? 4 फ्री स्टेट में है और 4 जो है लेविस स्ट्रक्चर में। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस पे हम आते हैं। अब लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन इसकी क्या है कि पहले तो ये जो सेंट्रल एटम थे हमारे, कोई भी सेंट्रल एटम था उसके जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाया था, इट डजंट कंप्लीट द इनकम्प्लीट ऑफ सेंट्रल एटम। क्या एग्जांपल ले लेंगे? कोई भी एग्जांपल के साथ हम ले सकते हैं, LiCl ले लो या फिर BeS2। ये क्या है? ऑक्टेट रूल क्या बता नहीं पाया था। सेंट्रल ऑक्टेट रूल जो है वो सेंट्रल एटम के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाया, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट कर पाया था। और दूसरा क्या हो जाएगा? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स थे, उनका भी ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाया। ऑक्टेट कंप्लीट डजंट कंप्लीट ऑक्टेट नॉट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ले लो
या फिर NO N2। थर्ड क्या है कि एक्सपेंड इलेक्ट्रॉन, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, यानी कि जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे उनको ये कंप्लीट नहीं कर पाया। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनको हम कहाँ असाइन करेंगे, ये जो है ऑक्टेट रूल नहीं बता पाया। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या है कि नोट अकाउंट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बता पाया। एक तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल नोट डाउन एंड does not explain the relative stability of molecule, और ये क्या नहीं बता पाया, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये बात हुई हमारी ऑक्टेट रूल के बारे में, और ऑक्टेट कैसे हमने ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा, इसकी लिमिटेशंस क्या हुई, इसके ड्रॉबैक्स क्या हुए, उनके बारे में हमने पढ़ा। ऑक्टेट कंप्लीट बाय शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हमने जाना। कैसे कैसे हम जो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने जाना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको आई होप सो कि कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आने वाले टॉपिक्स में। वो जो है एक बेस के तौर पे काम आएगा। इसके बाद हम एक टॉपिक देखेंगे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अब आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए हमें तीन चीजों की समझ होना बहुत जरूरी है। पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। देन हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। देन हमें पता होना चाहिए लैक्टिक एंथैल्पी के बारे में, लैक्टिक एंथैल्पी के बारे में। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें क्या बताता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कि किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी यानी कि अगर सोडियम है उसमें से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें इसको एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। यानी कि किसी से हमें कोई भी काम निकलवाना है तो हमें अपने एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, हमें उसमें क्या है अपनी एनर्जी जो है वो देनी ही पड़ेगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या है, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि अगर क्लोरीन है, क्लोराइड है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है किससे, सोडियम से, तो ये क्या है अपनी गेन करने के बाद अपनी क्या है एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा है, और इस एनर्जी रिलीज को बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देन जो लैक्टिक एंथैल्पी है वो क्या बताते हैं कि जो Na+ और Cl- है ये दोनों मिलकर क्या है एनर्जी जो हमेशा वो रिलीज करते हैं,
इस पे ये अगर ये एनर्जी जो है अगर ये डोनेट करेगा मतलब में तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और जब दोनों मिलके एनर्जी रिलीज करते हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं NaCl जब मिलते हैं जो अपनी एनर्जी लूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लैक्टिक एंथैल्पी। लैक्टिक एंथैल्पी। ये हुए हमारे कुछ आज के टॉपिक आयनिक बॉन्ड, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी, लैक्टिक एंथैल्पी। इसके बाद हम कल करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।